में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नामांकन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने जनसमर्थन के लिए जनता को बधाई देते हुए कहा कि आज अमेठी में नामांकन के समय एक नया इतिहास बना। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी यहां से जीती, उसके बाद 22 के विधानसभा चुनाव में 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई। मोहन यादव ने आगे कहा कि मोदी जी को लेकर मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश में प्रचंड बहुमत की लहर दिखाई दे रही है। पूरा देश मोदी में हुआ है। स्मृति ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया। मैं स्वयं इस अवसर पर उपस्थित था। जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा, जनता की लोकप्रियता क्या होती है ये दीदी के माध्यम से हमको समझ में आई है। पूरा अमेठी की जनता, कोई ऐसा घर बाकी नहीं होगा जहां से हमारे बीच अपना समर्थक निकल के सामने नहीं आया। और जिस प्रकार से रिस्पांस मिला, मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा उनको। और ये और आनंद की बात है कि हमारे सामने जिस ढंग से दीदी ने पिछली बार रिकॉर्ड जीत बनाई, उसके बाद विधानसभा में भी हमारी जानकारी में आई कि 5 में से 4 विधानसभा में प्रत्याशियों की कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, समाजवादी पार्टी सहित जो विरोधी दल थे। और जिस ढंग से ऐतिहासिक जीत हुई, मैं वाकई बधाई देना चाहूँगा। और मुझे लगा कि मैं मध्य प्रदेश से चलकर आया तो मेरा आना सार्थक हो गया। अमेठी में एसडीएम प्रीति तिवारी पर प्रशासनिक रौब के चलते विधायक सुरेश पासी को अपमानित करने का आरोप लगा है। दरअसल एसडीएम ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नामांकन में विधायक को ये कहकर जाने से मना कर दिया कि आप कौन हैं। एसडीएम खड़ी है, लोग कह रहे हैं कि हम कौन हो विधायक, उनको पहचानते नहीं, अंदर नहीं जा सकते। और हिस्ट्री सीटर जो है वो सब घूम रहे हैं पूरे जिले में, जिला बदर जो है अपराधी। मतलब अमेठी के प्रशासन भी हैं, उसके बाद में भी आपको नहीं जाने दिया जा रहा? हाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे, आपके सामने कह रहे हैं, तुमको पहचानते नहीं कौन। बताइए, जिस जिले का एसडीएम और दोनों विधायक खड़े, उनको ये पता ना हो कि हमारे कार्य क्षेत्र के कौन है, विधायक कौन है? किसने मना किया विधायक जी? ये एसडीएम खड़ी हैं एक मैडम, और ये एसडीएम प्रीति तिवारी खड़ी है, वो वही मना की है। बोल रहे हैं तुमको पहचानते नहीं। हमीरपुर में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अजेंद्र सिंह राजपूत ने एक सेट में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम रहे। बता दें कि गठबंधन प्रत्याशी अजेंद्र सिंह मूल रूप से महोबा जिले के रहने वाले हैं और पहली बार लोकसभा के रण में उतरे हैं। कन्नौज के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाने वाले पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी भी इन दिनों सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने क्रांति रथ पर ताहिर और उनके भाई तहसीन सिद्दीकी से मुलाकात की थी। वे अखिलेश यादव के नामांकन के प्रस्तावक भी बने थे। ताहिर हुसैन का कहना है कि अखिलेश यादव ही हैं जो कन्नौज के रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करवा सकते हैं। इस बार संविधान बचाओ का इलेक्शन चल रहा है। संविधान बचाओ, देश बचाओ। जी कन्नौज लोकसभा में हर वर्ग, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग संविधान बचाने के नाम पे और विकास के नाम पे माननीय अखिलेश यादव जी को वोट कर रहे हैं। जी, अभी सुब्रत पाठक जी ने बोला है कि अखिलेश यादव अगर क्रिकेटर है तो हम उनसे भी कम बड़े क्रिकेटर हैं। वो तो 13 मई को पता चल जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज अपने दलबल के साथ गाजियाबाद पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे, जहां उनके समर्थक पासपोर्ट ऑफिस के बाहर दरी बिछाकर नारेबाजी करने लगे। दरअसल मामला राकेश टिकैत के पासपोर्ट के रिन्यूअल से जुड़ा हुआ था। टिकैत का आरोप है कि उनके पासपोर्ट को जानबूझकर रोका जा रहा है। पिछले 2 साल से उनका रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। राकेश टिकैत का कहना है कि राजनीतिक कारणों की वजह से ये सब किया जा रहा है। आज इसीलिए हम तमिलनाडु से सीधे यहीं आए कि भाई आ जाओ, बैठेंगे यहाँ पे। यहाँ के कागज मुजफ्फरनगर भेज देते हैं, मुजफ्फरनगर वाले कह देते हैं कि हमने भेज दिया।
ये सरकारों की पूरी मिलीभगत है कि किस आदमी को कैसे दबाया जाएगा। ये पासपोर्ट है, इसमें करीब 24 देशों की यात्रा कर ली। एक फर्जी केस लगा के चुनाव आयोग का, वो कोर्ट से भी फाइनल हो गया और उसके बाद में भी उसको लटका कर रखी हुई है। यहाँ के अधिकारी भी और मुजफ्फरनगर के अधिकारी भी सब आपस में मिले हुए हैं। पासपोर्ट कब से अप्लाई किया हुआ है, कितना समय हो गया? ये तो पासपोर्ट हमारा 25 साल पुराना बना हुआ है। नहीं, रिन्यूअल कब? ये रिन्यूअल के लिए पिछले 2-2.5 साल से दे रखा है इनको। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आरटीई के दाखिलों को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में अभिभावक भी मौजूद रहे। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन अपना स्टाफ भेजकर टीवी, फ्रिज और मकान का वेरिफिकेशन कर हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किसी भी स्कूल की ओर से घर जाकर वेरिफिकेशन नहीं करने का आदेश जारी करते हुए आरटीई के दाखिलों के लिए 7 दिन का समय मांगा है। सीतापुर में बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके विरोध में बसपा कार्यकर्ताओं ने शहर कोतवाली का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आकाश आनंद पर दर्ज हुए एफआईआर को वापस लेने की मांग की। कल बहुजन समाज पार्टी के हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं माननीय आकाश आनंद साहब सीतापुर में चुनावी जनसभा में आए थे, तो उन्होंने अपनी बात को रखा। तो उन बातों में जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो वो बातें जनता के बीच में वो जहाँ जहाँ जाते हैं, जनता का जो फीडबैक, जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो विचार हैं, वो उन्होंने जनता के बीच में रखे। तो उनमें उनका कोई स्वयं का ना शब्द है, ना उनका स्वयं का कोई विचार है। जो विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं वो विचार जनता के हैं, जनता के मुद्दे। उन्होंने कहा कि ऐसी आम चर्चा है पूरे प्रदेश में, देश में, कि इस सरकार का जो बोलती है उस तरह का जनता के प्रति काम नहीं करती है, उस तरह से जो जनता के प्रति वादे किए हैं उनको पूरा नहीं करती है। इसलिए जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में इस बात की आम चर्चा है कि ये सरकार जनता के मुद्दों पर खरी नहीं उतरी है। इन बातों को जब रखा तो उसी के आधार पर नगर कोतवाली में मुकदमा एफआईआर पंजीकृत की है। चंदौली के हृदयपुर गांव में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग बंद किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध जताया। इस दौरान मौके पर पहुंचे एसडीएम और नायब तहसीलदार पीजीडीयू नगर से ग्रामीणों की बहस हो गई। हालांकि इसके बाद रेल अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों से सहमति बन गई और ऑटो बाइक जाने के लिए 6 फीट का रास्ता दे दिया गया। अधिकारियों ने दिसंबर तक अंडरपास बन जाने का ग्रामीणों को लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग को बैरिकेडिंग करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर आए हुए हैं रेलवे कर्मचारी, अधिकारी और सीओ साहब आए हुए हैं, एसडीएम साहब आए हुए हैं, रेलवे के उच्च अधिकारी भी आए हुए हैं इसको बैरिकेडिंग करने। वो हृदयपुर में अंडरपास बनना है, इसके लिए उनको थोड़ी कन्फ्यूज़न थी कि इसमें लंबा टाइम लगता है बनने में। उन्हें समझाया गया है, मान गए हैं। उनको वैकल्पिक रास्ता भी दिया गया है पुलिया के पास से, उसमें से आएंगे जाएंगे, वो बनाया जा रहा है और आप देख रहे हैं काम लगा है, इसको बंद किया जा रहा है और उनकी समस्या का समाधान हो गया है और काम जारी है। कानपुर के थाना चमनगंज इलाके में बीते दिनों वकीलों पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसको लेकर आज बार एसोसिएशन और लाइट्स संगठन के पदाधिकारियों ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए वकीलों पर दर्ज हुए मुकदमों को निरस्त करने की मांग की, जिस पर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने विधिवत जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं बार एसोसिएशन के महामंत्री वकील आदित्य सिंह ने कहा कि कुछ दबंग अराजक तत्वों ने वकीलों पर जानलेवा हमला कर जान से मारने की कोशिश की है, जिस पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उल्टा वकीलों पर संगीन धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया है।
अधिवक्ताओं के साथ एक घटना हुई थी जिसमें अधिवक्ताओं के घर पे हमला हुआ था, उनके साथ मारपीट भी हुई और उस घटना में एक क्रॉस मुकदमा भी लिख लिया पुलिस ने। तो उसके संबंध में मैंने माननीय कमिश्नर महोदय को अवगत कराया कि इस मुकदमे में एक तो क्रॉस मुकदमा तुरंत खत्म किया जाए और जिन लोगों ने इस तरह के दुस्साहस किया उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा अधिवक्ता आंदोलन पर मजबूर होगा। शाहिद वकील साहब है, उनके घर पे चढ़ के बदमाशों ने हमला किया। जब इसकी सूचना उन्होंने चौकी को दी, यहाँ वकीलों को दी, पुलिस आई, उसी दौरान वकील भी पहुंचे। उनकी उपस्थिति उन्होंने दोबारा उनके यहाँ पुनः हमला किया, जिस पर वहाँ जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने उनकी रिवाल्वर बरामद की। उसके लोगों ने चाकू, चापड़ वगैरह से चोटें आई, लेकिन पुलिस ने उनकी एफआईआर के साथ साथ दूसरे की भी एफआईआर एक फर्जी तरीके से लिख दी। उसी संबंध में हम लोग आए थे कि तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराई जाए, जो दूसरी फर्जी रिपोर्ट हुई है उसको समाप्त किया जाए, जिस पर उन्होंने कहा है कि हम इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। कानपुर से एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां विशेष समुदाय के युवक पर आरोप लगा है कि उसने शादीशुदा महिला के साथ शारीरिक संबंध बना के उसके साथ धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और जब महिला ने इसका विरोध किया तो युवक ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त से कर पीड़ित महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस आयुक्त का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना में जो भी तथ्य पाए जाएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आज ये जो मामला हम यहाँ कमिश्नर महोदय कानपुर में लेकर आए हैं, ये उसी से मिलता जुलता है। हिंदू परिवारों में कभी ये जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, धीरे धीरे उनको बहलाकर फुसलाकर और तमाम तरीकों का प्रलोभन देकर उनके घर में उनकी दयनीय दशा दिखाकर उनको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में भोजन कराना या इस प्रकार आगे लुभावने सपने दिखाकर उनको बहलाने का काम करते हैं। मोहम्मद हासिम ने भी इस महिला के साथ यही काम किया पिछले 1 वर्ष से अवैध तरीके से कानपुर में, जिसमें आईडी भी उसने फर्जी बनाई। एक फर्जी आईडी का भी प्रकरण इसमें आया, जिसने यहाँ पर फर्जी आईडी पर मकान लिया और यहाँ पर उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटी। बेटी जो माइनर थी उसके साथ भी उसने अवैध संबंध और अनैतिक कृत्य करने का प्रयास किया और जो महिला है उसके साथ वो लगातार कर ही रहा था। इसमें उसका साला, उसका परिवार सारा सपोर्टिव था और मज़ारों पर, मदरसों पर ले जाना और सोची समझी रणनीति के तहत ये काम करना तो मोहम्मद हासिम अकेला नहीं था, उसके साथ ये पूरा गैंग काम कर रहा होगा। कौन मौलवी है, कौन फातिया पढ़ा रहा है या कौन इसमें लिप्त है, कौन परिवार के लोग हैं, तो ये जांच का विषय है। लव जिहाद का मामला है। क्या घटना हुई आपको? मुस्लिम लड़के ने बदतमीजी करी है, शोषण किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, आपके साथ न्याय होगा, परेशान ना हो। महिला हैं जिनके 3 बच्चे हैं और ये यहाँ एक मुस्लिम युवक के साथ उसके प्रलोभन में अपने पति का परित्याग करके आई हुई थी और उसके साथ लिव इन में रह रही थी। बाद में इन दोनों में कुछ खटपट हुई और उसके बाद से उन्होंने एक तहरीर दी है कि ये लोग मेरा धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे थे, साथ ही मेरे साथ भी इन्होंने यौन शोषण किया और इनकी बच्ची के साथ भी कराने का प्रयास किया। इनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी विवेचना में आएगा उसके हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कानपुर में लो वोल्टेज की समस्या मरीजों के इलाज में अड़ंगा बन रही है। लो वोल्टेज होने से जिला अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन नहीं चल पा रही है। इस वजह से मरीजों का कई दिन बाद नंबर आ रहा है। मामले में अस्पताल प्रशासन ने कई बार बिजली विभाग से शिकायत की है, लेकिन अब तक मामले का संज्ञान नहीं लिया गया। अभी कहाँ पर आए हैं आप? कहाँ है? जिला अस्पताल में। कहाँ के लिए? सीटी स्कैन के लिए। क्या हुआ? अभी तक हो पाया या नहीं? अभी कहाँ हो पाया। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप? 2 घंटे। किसका कराने आए सीटी स्कैन? अपनी का। पत्नी का? क्या बता रहे डॉक्टर यहाँ के? ये कहते हैं हो जाए 2 बजे से 2 बाद होगा। 2 बजे के बाद? अभी क्या दिक्कत आ रही है? ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? या खाद बताओ जो है भी लाइट जो है कम है। करीब 20 दिनों से ये जब से गर्मी की सीज़न स्टार्ट हुई है वोल्टेज लो प्राप्त हो रहे हैं हमारी, जिससे ये मशीन ट्रिप हो जाती है और हमारी सीटी स्कैन मशीन
2 बार बिगड़ भी चुकी है इसी लो वोल्टेज की समस्या। तो लगभग वापसी तो नहीं जाते हैं, उन्हें नंबर दे दिया जाता है, उनसे फ़ोन से संपर्क में रहते हैं, जब वोल्टेज ठीक हो जाते हैं तो उन्हें बुलाते हैं, लेकिन उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। अच्छा, इसकी जी, मैंने लिखित में CMS साहब को भी सूचित किया है और जेई साहब को भी बताया है। तो क्या आश्वासन मिलता है आपको? यही कि मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर से ही वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं। अभी कहाँ पर आई हैं? जिला अस्पताल करना काहे के लिए? सिटी स्कैन के लिए। किसका? ये बउआ का। अपने बेटे का? हाँ। कितनी देर से इंतजार कर रही हैं? 4 घंटे से 9 बजे 9:30 बजे। क्या बताया जा रहा है आपको यहाँ यहाँ पर? लाइट नहीं आ रही, लाइट मतलब बता रहे वोल्टेज नहीं बन रहा। इससे पहले भी आ चुकी हैं आप? जी। हो पाया था या नहीं? हो पाया। इस बार दिक्कत आ रही? इस बार दिक्कत आ रही। कितने बजे का समय दिया डॉक्टर साहब ने आपको? लगभग 2:30 बजे के बाद। 2:30 बजे तरफ। खबर गाजीपुर से है, जहां जामनिया धर्मपुर गंगा पुल प्रशासन की निगाहों के सामने बालू के ओवरलोडेड वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार जामनिया धर्मपुर पुल हल्के वाहनों के आवागमन के लिए बना है, लेकिन अवैध कमाई के लिए बैरियर को खोलकर ओवरलोड वाहनों को वहां से भेजा जा रहा है, जिस पर अंकुश लगा पाना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ है। मामले में SDM का कहना है कि ओवरलोड वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए पुलिस, रेवेन्यू और खनन विभाग की कमेटी गठित की जाएगी और RTO विभाग को सूचित किया जाएगा। क्या इसमें का? बीच में हम लोगों ने 2 ट्रक और एक ट्रैक्टर को सीज किया था और उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई RTO और खनन ने किया था। और ये जो शिकायत आप ले आए संज्ञान में, इसकी भी हम जांच करेंगे और इस पर पुलिस और रेवेन्यू की ज्वाइंट टीम और RTO और खनन को भी बुला करके प्रभावी कार्रवाई। बुलंदशहर में 23 अप्रैल को हुई एक व्यक्ति की हत्या का सिकंदराबाद पुलिस ने खुलासा किया है। जांच के आधार पर पुलिस ने मृतक के गांव के ही रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि मृतक ने किसी बात को लेकर आरोपी के साथ गाली गलौज की थी, जिससे नाराज होकर आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। व्यक्ति जिनका के नाम विपिन है, उनकी बॉडी उनके घेर पे ही मिली थी। वो एक खाट पे सो रहे थे और पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि कुछ दिन पूर्व इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, जिसमें कि मृतक ने वीरेंद्र को गाली दे दी थी। इस बात से वो काफी आहत था और घटना वाले दिन उसने उसे मालूम था कि ये बाहर अपने घेर में सो रहा होगा। ये वहां पर जाकर वहां जो बल्ब लगा हुआ था उसने सबसे पहले इसने उसे हटाया ताकि अंधेरा हो जाए और उसके बाद अपने साथ एक ये बलकटी लेकर आया था, जिससे कि उसके सर पे वार कर दिया और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई।